अच्छा बेटा, तो अब हम आज के टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में अक्सर और बेशतर कहता हूं ये क्वेश्चन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से एक क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि ना सिर्फ चैप्टर नंबर 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बेतहाशा बार आ चुका है, बल्कि पूरी फर्स्ट ईयर की मैथ्स के भी मैं इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कहूंगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उन चंद क्वेश्चन के अंदर से है जो कि लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है मगर उस बच्चे के लिए बहुत इजी है जिसको भी तमाम क्वेश्चन अभी पिछले दो इंशाल्लाह समझ में आ रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें हल्का है एज कंपेयर टू डिफरेंट है जो पिछले क्वेश्चन भी हमने करे। क्या कह रहा है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। अच्छा, पहली चीज तो ये कि बच्चा इस क्वेश्चन को देखने के बाद पिक ही नहीं कर पाता है कौन सा चैप्टर का। इनफैक्ट चलो चैप्टर तो पिक कर लेता है, एपी का जिक्र आ रहा है चैप्टर पिक कर लेगा, मगर फिर ये समझ ही नहीं पाता कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। यहां पे इसी वजह से क्वेश्चन एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट होता है क्योंकि बच्चा पिक ही नहीं कर पाता ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है। एपी का क्वेश्चन तो आ रहा है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन तो है, मगर किस टॉपिक का है ये वजह है क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आता है। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो। द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन एपी, फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। यार मुझे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं मैं ट्राइंगल बनाता हूं, हो सकता है समझ में आ जाए। अच्छा बेटा, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब चूंकि मुझे पता है बच्चों की बेसिक्स बहुत ही वीक होती हैं, आपको नहीं पता होगा हाइपोटेन्यूज वगैरह क्या होता है, पता भी होगा तो बहुत कम आवाम को, तो चलो मैं आसान तरीके से पहले वो समझा देता हूं। मेरा बेटा देखो, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर थीटा अगर यहां पर आपको गिवन है, अगर ये आपका क्या है थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर के सामने वाली चीज हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर के सामने वाली चीज हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। और ट्राइंगल में फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के अलावा जो भी चीज बच जाती है उसको हम बेस कहते हैं। तो पहले तो आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहिए अल्लाह के वास्ते राइट एंगल ट्राइंगल की, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो कि बेसिक नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन भी देखते हैं किस टॉपिक का क्या नहीं है। पहले तो हमने देख लिया परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है। थीटा के सामने वाली चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने वाली चीज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और इन दोनों के अलावा जो चीज बच जाती है वो बेस कहलाती है। आई गेस आपको बात पता चल गई। अब आपके जहन में एक चीज और पता होनी आपको चाहिए, वो चीज ये पता होनी चाहिए कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों से। आपको ये बात भी आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि मेरा बेटा राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से। आई गेस ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, बेस और परपेंडिकुलर से दूसरी चीज। अच्छा, अब क्वेश्चन जरा वापस पढ़ो। क्या कह रहा है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। अब आपको बेस की वैल्यू गिवन है, शायद कितनी बेस की वैल्यू गिवन है आपको, 9 सेंटीमीटर गिवन है, सही है। एंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, और कह रहा है कि भाई ये जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं किसमें है, एपी के अंदर। आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब मेरी बात जरा बहुत गौर से सुनिएगा, कान खोल के। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहला काम एनालाइज करना। देखो ये तो बच्चे ने एनालाइज कर लिया, एपी का लफ्ज आ रहा है तो चैप्टर नंबर 6 का है। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा अब क्या काम करे आगे, या कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखो आपसे साफ कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो एपी के अंदर है। मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं, या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। यानी ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपी का क्वेश्चन है। और कितने नंबर्स की बात हो रही है, 3 नंबर्स की। 3 नंबर्स की बात हो रही है, कितने नंबर्स की, 3 नंबर्स की बात हो रही है। आइए इस बात को, इतनी सी बात को पहले लिख लेते हैं जरा। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ये तो बहुत आसान सी बात थी, तब क्या रीजन है क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आने की। मेरा बेटा पहला रीजन तो इसको बच्चे को समझ में नहीं आता। आई गेस हमने एक पहला पार्ट तो कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी कि एनालाइज करना अगर आपने सीख लिया तो यानी कि हमने 40 to 50% क्वेश्चन आप कर चुके हो। अगर आपको क्वेश्चन के टॉपिक का पता चल गया, क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो यकीन मानो आपने बहुत बड़ा काम ही कर लिया। तो हमने ये तो समझ लिया क्वेश्चन किस टॉपिक का है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, आइए जरा वो समझते हैं, वो एक अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो क्वेश्चन में आपको बेस गिवन है किसके बराबर, 9 के बराबर। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो साइड्स हैं ट्राइंगल की किसके बराबर है, ये एपी के अंदर है। तो यहां से हमने पिक करा कि भाई चूंकि ये तीनों साइड्स एपी के अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये 3 साइड्स क्या होंगी, 3 नंबर्स ही होते हैं ना भाई। ये जो साइड की वैल्यू होगी क्या होगी, नंबर होगी। एक जो बेस की वैल्यू होगी वो डिस्टेंस होगा, नंबर होगा। जो परपेंडिकुलर की साइड होगी वो भी नंबर होगा। तो हमने क्या कहा, ये 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं और 3 नंबर्स इन एपी का एक क्वेश्चन है। ये बात भी समझ में आ गई। हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये बात भी समझ में आ गई। और मैंने यहां पे बड़े मजे से तीनों नंबर जनरल फॉर्म में लिख दिए कि 3 नंबर उन कॉलम से निकाल के हमने जनरल फॉर्म में बड़ी मजे से लिख दिए, a - d, a, a + d आर द 3 नंबर्स इन एपी।
मगर मैंने तो बड़ा खुश हो रहा था कि शायद क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाएगा, मगर मेरे सामने एक और मुसीबत आ गई। अब मैं हाइपोटेन्यूज में से कौन सा नंबर लूं? एग्जामिनर ने तो मुझसे कहा कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये तीनों नंबर जो है इन साइड्स के हैं। यानी कि उसने क्या कहा, ये साइड जो है ये तीनों की तीनों साइड्स ए बी के अंदर है। चूंकि साइड की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए आती है। अगर मुझे साइड की वैल्यू चाहिए तो साइड की वैल्यू क्या होगी, कोई नंबर होगा। इस साइड की वैल्यू क्या होगी, कोई नंबर होगा। इस साइड की वैल्यू क्या होगी, कोई नंबर होगा। यानी कि एग्जामिनर ने तो बड़े मजे से कह दिया कि भाई ये ट्राइंगल की तीनों साइड जो है कोई नंबर है। मगर अब जब मैं तीन नंबर सपोज कर रहा हूं तो भाई हाइपोटेन्यूज किसे कहूं, ए किसे कहूं, ए प्लस बी किसे कहूं? मेरे लिए तो चीज अजाब बन गई भाई, क्या करूं मैं? तो मैंने यहां पे आपको दूसरी चीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था मैंने? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर और बेस से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपके पास तीनों नंबर जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं तो खाली इन नंबर्स को देख के बताओ इन तीनों में से बड़ा नंबर की वैल्यू किसकी आएगी? a माइनस डी की आएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है और d की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। तो अगर आपके पास पहला नंबर a आ रहा है तो a तो सिंपल 2 हो जाएगा। a माइनस डी क्या हो जाएगा? अगर मैं कह रहा हूं डी की वैल्यू 1 और a की 2 है तो a माइनस डी क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यानी कि इस नंबर की वैल्यू क्या है, 1। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? a प्लस डी हमेशा होगा। यानी कि a प्लस डी वो नंबर है जिसमें a भी ऐड होता है और d भी ऐड होता है। तो ऐड करके बड़ा नंबर फॉर्म करते हैं नॉर्मली। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं इन तीनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है तो वो क्या होगा? वो ऑब्वियसली a प्लस डी होगा। और मैंने आपको ट्राइंगल की रिस्पेक्ट से क्या बात बताई कि रेक्टेंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से। तभी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं आपसे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर और बेस के इंडिविजुअल स्क्वायर के सम के। यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर करोगे तो तुम्हें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिलेगी। कभी पाइथागोरस थ्योरम को समझने की भी कोशिश करिए खुद से? आई डोंट थिंक करी होगी। अगर करी हो तो यहां पे नहीं फंसना चाहिए था। तो भाई एच क्या होता है? हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। तो इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ये हमेशा होगा a प्लस डी होगा। इन तीनों में से बड़ा नंबर क्या होगा? हमेशा a प्लस डी होगा। यहां तक की बात क्लियर है? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। देखो अभी तक क्वेश्चन में क्या पढ़ा मैं जल्दी रिपीट कर दूं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिक्स को समझाने बहुत मसले का काम होता है। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले आपको इसकी बेसिक नॉलेज दे दूं, देन क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट इसकी बेसिक नॉलेज काफी ज्यादा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी बेस काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे बेस आपकी बनानी पड़ रही है। क्वेश्चन में आपको सिंपल सी बात कही हुई है, आपको बेस की वैल्यू 9 दी हुई है। अच्छा, और क्या कहा हुआ है आपको? आपको कहा हुआ है कि भाई रेक्टेंगल ट्रायंगल है और जो साइड्स है रेक्टेंगल ट्रायंगल की वो एपी के अंदर है। तो हमने यहां से पिक कर लिया है क्योंकि साइड्स जो होती है ट्रायंगल की वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती हैं। जाहिर सी बात है ना, कोई भी ट्रायंगल होगा उसकी एक साइड की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। जब इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जाओगे तो मैं निकालना सिखाऊंगा, अगर मुझसे पढ़ोगे डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए कैसे आप निकालते हो साइड्स की वैल्यू। तो वो एक अलग टॉपिक है। कहने का मकसद क्या, नॉर्मली ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं ऑब्वियसली वो न्यूमेरिक फॉर्म में होंगी। तो क्या कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल किसमें? एपी के अंदर है। तो यहां से हमने पिक कर लिया क्या कि भाई ये जो है ना हमें 3 नंबर्स की बात कर रहा है। तो मैंने वो 3 नंबर लिख दिए। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना था। सर ने बता दिया परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। मैं बड़ा कॉलर ऊंचा करके खुश हो रहा था कि यार अब तो सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकालना है, निकाल लूंगा बड़े मजे से। मगर यहां पे तो मैं फंस गया कि भाई किस नंबर को हाइपोटेन्यूज कहूं, किसे परपेंडिकुलर कहूं, किसे बेस कहूं। जाहिर सी बात है ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है तो उसकी तमाम साइड्स इक्वल थोड़ी होती हैं भाई। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी है। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा मैं जब क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों को करवाता हूं ऐसे मजे मजे के आते हैं जवाब कि सर तीनों में से किसी को भी कुछ भी कह दे। अबे कैसे कुछ भी कह दूं भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी है, तीनों चीजें बराबर हैं। रेक्टेंगल ट्रायंगल के अंदर एक डिफरेंट लॉजिक होती है। तो फिर मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई। क्या पढ़ाई? कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर और बेस से। तो अगर आपके पास 3 नंबर सपोज आपने किए हुए जनरल फॉर्म के अंदर तो इनमें तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? a प्लस डी। तो हम वो ले लेंगे हाइपोटेन्यूज के ऊपर। क्लियर है? अब हाइपोटेन्यूज वाली चीज तो क्लियर हो गई। अब मेरे पास ये 2 नंबर बचे, a माइनस डी बचा और a बचा। अब हमें ये नहीं पता कि बेस के ऊपर a माइनस डी आएगा या फिर हमारे पास a माइनस डी परपेंडिकुलर के ऊपर आएगा। ये जो a है ये बेस पे आएगा या ये a परपेंडिकुलर के ऊपर आएगा। अब इसकी कोई कंडीशन नहीं पता होती हमें। तो हम क्या करेंगे, एक बार a माइनस डी को बेस पे लेंगे और a को परपेंडिकुलर पे लेंगे और फिर अगली बारी में उलट कर देंगे इसका। क्योंकि हमारे पास बेसिक नॉलेज जो इस क्वेश्चन से मिलती है वो सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी हमारी अपनी रेक्टेंगल के ऊपर जो हमारी ट्रायंगल के ऊपर बेसिक नॉलेज होती है उसको यूज किया हम लोगों ने।
क्या यूज करा कि चूंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर बेस से, तो भाई हमने यहाँ पे ए प्लस डी ले लिया। अब बाकी के जो ए और ए माइनस डी बचे हुए, इनमें फड्डा पड़ चुका है। क्या फड्डा है इनके अंदर कि भाई तू परपेंडिकुलर क्यों जाएगा, मैं परपेंडिकुलर जाऊंगा। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए जो है ना ए माइनस डी से बड़ा होगा, इसलिए परपेंडिकुलर पे वो ले लें। क्यों ले लूं भाई, जरूरी थोड़ी है कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा परपेंडिकुलर बड़ा हो। ऐसा भी बहुत बार होता है कि बेस की वैल्यू बड़ी होती है और परपेंडिकुलर छोटी होती है। लॉजिक सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ये कहती है आपसे कि आपकी परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर बड़ा हो या बेस ज्यादा हो, दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। क्लियर है आपको बात? तो किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं? पहली दफा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे केस नंबर 1 के ऊपर। यानी कि पहला केस क्या होगा हमारे पास, चूंकि हमें नहीं पता कि परपेंडिकुलर और बेस के नंबर क्या होंगे, हमें हाइपोटेन्यूज की कंडीशन तो मिल गई, हमें हाइपोटेन्यूज के बारे में तो श्योरिटी है कि बड़ा नंबर हमेशा हाइपोटेन्यूज का होगा। तो हाइपोटेन्यूज साहब यहाँ पे ए प्लस डी को लेके बैठ जाएंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो या हाइपोटेन्यूज का नंबर तो ए प्लस डी हुआ करेगा, मगर परपेंडिकुलर और बेस में फड्डा बरकरार रहेगा। अब एक बारी परपेंडिकुलर के ऊपर हम ए माइनस डी ले लेंगे और अगली बार फिर ए लेंगे, यानी कि इनकी जगहों को चेंज करके दो दफा आंसर्स निकालेंगे नंबर्स के। इसी वजह से क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आता है, क्योंकि सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने में मेरे 20 मिनट में निकल गए। क्या रीजन है? क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मगर इसकी बेसिक्स बहुत मसले वाली हैं। अगर आपकी बेस नहीं होगी पुरानी ट्रायंगल्स के ऊपर तो आपको इशू ऑब्वियसली आएगा। मैं कोशिश करूंगा लास्ट में भी एक बार तमाम बातों को रिपीट कर दूं ताकि बच्चे को इशू ना रहे। बट कहने का मकसद क्या है, क्वेश्चन ईजी है, मुश्किल नहीं है बेटा। क्वेश्चन के अंदर कुछ बेसिक नॉलेज थी, बेसिक नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर दी कि भाई क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ बेस की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर, हमने नीचे लिख दी। अभी मुझे ये नहीं पता इसका कौन सा नंबर होगा, और चूंकि क्वेश्चन में तीनों साइड्स की बात की हुई थी कि तीनों साइड्स एपी के अंदर है, तो मैंने निकाल ये पता चला लिया कि भाई तीनों नंबर्स की बात करें तो हमें 3 नंबर्स दिख लिए। अब ये मसला हो रहा था कि कौन सा नंबर किसके पास जाएगा, परपेंडिकुलर के पास कौन सा नंबर जाएगा, बेस के पास कौन सा नंबर जाएगा, हाइपोटेन्यूज के पास कौन सा नंबर जाएगा। तो हमने एक कंडीशन यूज करी। क्या कंडीशन यूज करी कि ट्रायंगल राइट एंगल की जो बेसिक नॉलेज होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बड़ा होती है। तो इन तीनों में जो बड़ा नंबर था वो हाइपोटेन्यूज चला गया। अब परपेंडिकुलर और बेस के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, या परपेंडिकुलर और बेस के लिए ऐसी कोई बात नहीं बताई हुई हमें कभी भी। तो इसीलिए परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर ये फड्डा बरकरार है। तो एक बार केस नंबर 1 के ऊपर हम परपेंडिकुलर के ऊपर ले लेंगे कोई भी एक नंबर ए माइनस डी और ए में से, और अगली बारी केस 2 में से उसका उलट कर देंगे, ताकि दो दफा हम दोनों कंडीशंस के ऊपर निकाल लें। आई गेस आपको अब ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के लिए अक्सर पेपर में आया है। ये क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, इसलिए 7 मार्क्स के लिए पेपर में बहुत बार आ चुका है। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम पहली दफा क्या कर रहे हैं, हम पहली दफा बेस के ऊपर ए ले लेते हैं, ए का नंबर, और परपेंडिकुलर के ऊपर ए माइनस डी ले लेंगे। तो भाई केस नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज हमेशा ए प्लस डी रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के बारे में तो पता है कि बड़ा नंबर हाइपोटेन्यूज का होता है। और पहली दफा परपेंडिकुलर के ऊपर ए माइनस डी ले रहे हैं और बेस के ऊपर ए का नंबर ले रहे हैं। आई गेस आपको ये बात अब क्लियर होगी। तो अब यहां पे लिख देंगे इस बात को, हेयर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या सपोज करी है मेरा बेटा, परपेंडिकुलर हमने सपोज करा है ए माइनस डी के बराबर। अच्छा, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है ए प्लस डी दोनों दफा। सही है ना भाई आपको? अच्छा, हमें बेस क्या गिवन है मेरा बेटा, हमें बेस की वैल्यू क्या है ए। बेस क्या हमने सपोज किया पहली केस के अंदर, ए सपोज किया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज का सपोज करा है हम लोगों ने केस 1 के अंदर, हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू केस नंबर 1 के अंदर सपोज करी है ए प्लस डी के बराबर। और बेस की वैल्यू इत्तेफाक से हमें क्वेश्चन में यहां पे क्या गिवन है, 9 गिवन है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, हमने पहले केस के अंदर परपेंडिकुलर क्या लिया हुआ है, ए माइनस डी, बेस क्या लिया हुआ है ए 9 के बराबर, और हाइपोटेन्यूज क्या लिया है ए प्लस डी के बराबर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर बढ़ेंगे। कैसे सॉल्विंग बढ़ेंगे, आइए चलते हैं देखने के लिए। अच्छा, अब देखिए, मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल को कभी भी सॉल्व करना होता है, हम हमेशा क्या अप्लाई करते हैं मेरा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। चाहे वो केस 1 हो चाहे वो केस 2 हो, दोनों में आंसर्स पाइथागोरस थ्योरम की वजह से डिफरेंट आएंगे, जाहिर सी बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, या एज वी नो डेट लिख दें। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर सॉल्विंग करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या होता है, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरा बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ए प्लस डी का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास मेरा बेटा, ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू का साइन। P क्या है मेरा बेटा, परपेंडिकुलर। P क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर आपको गिवन है, a माइनस डी। क्या परपेंडिकुलर गिवन है मेरा बेटा, a माइनस का d का होल स्क्वायर प्लस का साइन। B क्या है आपका, बेस। बेस क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, a क्या गिवन है, बेस आपको इस क्वेश्चन में हमने क्या सपोज करी है, केस नंबर 1 के अंदर a सपोज करी है। अच्छा, तो भाई यहां पे भी एक फॉर्मूला खुल रहा है, यहां पे फॉर्मूला खुल रहा है। ये क्या बन रहा है, a प्लस डी का होल स्क्वायर, यहां पे क्या बन रहा है, इक्वल टू की दूसरी तरफ a माइनस एक
डी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ad प्लस का डी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, इक्वल टू की दूसरी तरफ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। क्या होता है मेरा बेटा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का डी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अच्छा भाई, तो मुझे एक बात बताओ मेरा बेटा, इस a स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इस d स्क्वायर से भी एक d स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और प्लस के 2ad को जब मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दूंगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, वो जीरो के बाद वहां पे क्या बन जाएगा, माइनस का 2ad एक पहले से मौजूद था प्लस का a स्क्वायर भी एक पहले से मौजूद था, और प्लस का 2ad जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2ad। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 2ad कितना होता है मेरा बेटा, ये बन जाएगा माइनस का 4ad। क्या हमें a की वैल्यू गिवन है, बेस की वैल्यू गिवन है, और पहली दफा हमने बेस में क्या चीज ली हुई है, पहले केस के अंदर हमने बेस के ऊपर a की वैल्यू ली है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, बेस की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो भाई चूंकि बेस में हमने केस नंबर 1 में a सपोज करा है और a की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू में क्वेश्चन में क्या गिवन है, 9 गिवन है। तो a की जगह पे क्या लिख देंगे, 9 का स्क्वायर माइनस का साइन और फिर 4ad आ रहा है, तो a के अंदर अगेन क्या लिख देंगे, 9 का 9 एज इट इज, और d यहां पे आ जाएगा। अच्छा मेरा बेटा देखो इन दोनों टर्म्स में 9 कॉमन आ रहा है, तो यहां से 9 वैसे ही कॉमन ले लेता हूं। क्या करूंगा, मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, 9 माइनस का 4d। ये 9 जो है यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म से, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके जीरो से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये जो 9 है यहां पे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 9 माइनस का 4d। क्या फॉर्म हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 9 माइनस का 4d। अच्छा ये माइनस का 4 जब मेरा बेटा मैं इक्वल टू की दूसरे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे जाके प्लस का 4d, और इक्वल टू के इधर क्या रहेगा, 9 का 9 एज इट इज रहेगा। अच्छा मेरा बेटा जो d है ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 जो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है d से, इक्वल टू की दूसरी जगह क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4। क्या फॉर्म हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4। क्या फॉर्म होगा, 9 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा निकालना क्या है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें a की वैल्यू भी इत्तेफाक से यहां पे डायरेक्टली मिली हुई है। बेस की वैल्यू क्या है, a। बेस हमने केस नंबर 1 में चूंकि बेस पे हमने a को सपोज करा है, a वाले नंबर को हमने बेस पे सपोज करा है, तो बेस की वैल्यू या a की वैल्यू डायरेक्टली 9 आई हुई है, और d की वैल्यू हमें यहां से मिल गई। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हाइपोटेन्यूज। तो हमें मेन काम क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यहां पे लिख दूंगा फॉर हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के ऊपर कौन सा नंबर है, a प्लस डी। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि a प्लस डी का क्या आंसर आ रहा होगा, a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, 9 प्लस का d की वैल्यू क्या आ गई, 9 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर के अंदर डालोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का, आई गेस ये आ रहा होगा 45 डिवाइड बाय 4। क्या आ रहा होगा, 45 डिवाइड बाय 4, जो कि क्या होगा 11.25 यूनिट्स आ रहा होगा। तो भैया केस नंबर 1 के अंदर से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब क्या काम करेंगे, देखो अभी केस नंबर 2 पे क्यों जाएंगे हम लोग, इसलिए जाएंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज के लिए तो हमें बेसिक चीज पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में चूंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, इसलिए हमने बड़ा वाला नंबर यहां पे ले लिया। अब चूंकि परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर लेंगे दोनों पे, तो हमने एक बार परपेंडिकुलर के ऊपर रखा a माइनस डी और बेस पे रखा था a नंबर। अब चूंकि हमें नहीं पता तो अब दूसरी केस के अंदर क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि a माइनस डी को बेस पे रखेंगे और परपेंडिकुलर के ऊपर a को रखेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है मेरा बेटा, आइए जरा देखते हैं क्या होगा। अच्छा तो बेटा अब क्या करेंगे, इसका उलट काम। केस नंबर 1 में जहां हमने बेस के ऊपर a लिया था, केस नंबर 2 में बेस पे क्या लेंगे, a माइनस डी, और केस नंबर 1 में जहां परपेंडिकुलर के ऊपर हमने a माइनस डी लिया था, वहां परपेंडिकुलर पे क्या ले रहे होंगे, a ले रहे होंगे, ताकि उलट काम। क्योंकि बेसिकली उलट काम करने की रीजन क्या है कि हमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कंडीशन नहीं गिवन है, हमें नहीं बताया हुआ कि परपेंडिकुलर पे कौन सा नंबर लेना है या बेस पे कौन सा नंबर लेना है। इसीलिए एक बार अपनी मर्जी से बेस पे कोई नंबर लेंगे, परपेंडिकुलर नंबर लेंगे और उसके दूसरी दफा उसका उलट काम करेंगे, ताकि दोनों पे आंसर निकालें। क्योंकि एग्जामिनर ने नहीं बताया हुआ होगा तो आप दोनों पे आंसर निकालोगे लाजमी। क्लियर है आपको? अगर तो फॉर एग्जाम्पल बताया हुआ होगा तो ऑब्वियसली डिटेल में नहीं आएगा क्वेश्चन, अगर डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं होंगी आपको कि आपको
किस पे निकालना है, या आपको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कंडीशन नहीं गिवन होंगी कि कौन सा नंबर लेना है। हाइपोटेन्यूज के बारे में चूंकि एक जनरल चीज हमें पता है, या ट्रायंगल के बारे में पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ा नंबर हमेशा हाइपोटेन्यूज पे आएगा, और बाकी के दोनों नंबर्स अब दो दफा हम केसेस लगा के या कंडीशन अप्लाई करके चेंज करते करते लिया करेंगे। एक बार परपेंडिकुलर पे नंबर लेंगे, अगली बार वो नंबर बेस पे लेंगे, इस तरीके से दो दफा आंसर निकालेंगे। तो एक बार हम लोगों ने केस 1 कर लिया, अब केस 2 देख लें। केस 2 बिल्कुल वैसा ही है, केस 2 में कोई मसले की बात नहीं है। क्या करेंगे भाई देख लो, केस नंबर 2 के अंदर मैंने तमाम वैल्यूज लिख दी है वहां पे, तो यहां से एक बार अपने बार लिख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर का भाई यहां पे केस नंबर 2 के अंदर हमारे परपेंडिकुलर क्या लिया है, ए के नंबर को लिया है, तो यहां पे लिख दो परपेंडिकुलर के ए है। अच्छा, केस नंबर 2 के अंदर हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है हमारे पास a माइनस का d, और क्वेश्चन में बेस की वैल्यू क्या गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर, तभी बेस की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दी थी। तो यहां पे आपके पास a माइनस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9 आ जाएगी। चूंकि क्वेश्चन में आपको बेस की वैल्यू बेस की वैल्यू क्या गिवन है 9 गिवन है, तो हमने यहां पे बेस के ऊपर a माइनस डी वाला नंबर सपोज करा है, तो a माइनस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। अच्छा, और हाइपोटेन्यूज वही हमारा a प्लस डी रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का नंबर बड़ा होता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज के अंदर वही हमारा a प्लस डी ही रहेगा। अच्छा मेरा बेटा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। काम वही करना है, पाइथागोरस थ्योरम का काम चेंज नहीं है, हमारा काम वही करेंगे। एज वी नो डेट सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका अगेन a प्लस डी है, तो हाइपोटेन्यूज में क्या आ जाएगा भाई a प्लस डी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा a है, a का स्क्वायर प्लस का साइन। बेस क्या है हमारा इस क्वेश्चन में a माइनस डी, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से फॉर्मुलास को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ad प्लस का डी स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला ओपन करेंगे ना बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर एज इट इज प्लस का साइन, और वहां पे a माइनस डी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला ओपन कर देंगे। a माइनस डी के होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा भाई, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का डी स्क्वायर। तो मेरा बेटा अगेन a स्क्वायर डी स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तमाम बकाया टर्म्स को हम इक्वल टू के एक आगे पीछे शिफ्ट करते रहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस के 2ad को जब मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस के 2ad को जब मैं इक्वल टू के दूसरे साइड करूंगा वहां पे क्या बन जाएगा प्लस का 2ad, तो क्या हो जाएगा 2ad प्लस का 2ad, और इक्वल टू के इस तरफ a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो 2ad प्लस का 2ad कितना होता है मेरा बेटा, ये बन जाएगा 4ad, और यहां पे a स्क्वायर एज इट इज रहा। इस एक स्क्वायर से एक कैंसिल आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर देंगे। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास a की वैल्यू आ रही होगी मेरा बेटा क्या 4d। क्या करा भाई अब तक हमने क्या काम करें केस नंबर 2 के अंदर, देखो मेरा बेटा ये क्वेश्चन की सिंपलीफिकेशन करना या क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट खाली मुश्किल है, क्योंकि लॉजिकल है इसलिए बच्चा घपला करता है, या क्लास 5 क्लास 7 या क्लास 9 की बेसिस नहीं बनी हुई थी इसलिए मसला करता है। ये सारे काम तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है, इसमें तो आएगा सबको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं तभी बार बार मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो क्लियर हो सके। अच्छा, यहां पे हमने क्या करा केस नंबर 2 के अंदर, सिंपल तरीके से केस नंबर का उलट काम करना है, यानी कि जो बेस की वैल्यू हमने a ली थी केस 1 के अंदर, परपेंडिकुलर की वैल्यू a माइनस डी ली थी, केस नंबर 2 में उन वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर बारे में हमें कोई हिदायत नहीं गिवन है। तो बेस की वैल्यू अब क्या है केस नंबर 2 में a माइनस डी, और परपेंडिकुलर क्या a। सिंपल तरीके से इस बात को हमें शो कर दिया कि परपेंडिकुलर केस नंबर 2 के लिए क्या है a, बेस क्या है केस नंबर 2 के लिए a माइनस डी, और बेस की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो a माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अच्छा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या गिवन है, वही a प्लस डी में बड़ी वैल्यू होती है। सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम में अपलोड कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम में अपलोड करा, होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस डी के ऊपर a माइनस डी के ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करा। सिंपल तरीके से a स्क्वायर से कट हुआ, d स्क्वायर से कट हुआ, और 2ad वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिया, a स्क्वायर एक साइड पे कर दिया, a स्क्वायर से एक कैंसिल आउट कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई 4d। अब इस वैल्यू को उठा के मैं बेस वाली वैल्यू में अगर डाल दूं, यानी कि अब मुझे चूंकि यहां पे डायरेक्टली a की वैल्यू नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूंगा, इस a इज इक्वल टू 4d को उठा के बेस के अंदर डाल दूंगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा मेरा बेटा कि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन जरा आसान हो जाएगा। कैसे, मैं क्या करता हूं, इस a इज इक्वल टू 4d को बेस की वैल्यू में डाल दूंगा, तो लिख दूंगा यहां पे एज वैल्यू ऑफ बेस
क्या आ रही है वैल्यू ऑफ बेस, a माइनस डी इज इक्वल टू 9। तो भाई a की वैल्यू भी हमने क्या निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, 4d। तो ताकि मैं सब्स्टिट्यूट करवा देता हूं ताकि मेरे पास a खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ जाए, d आ जाए। तो a की जगह पे क्या लिख दूंगा, 4d। तो ये क्या बन जाएगा, 4d माइनस का d इक्वल टू 9। 4d माइनस d कितना होता है मेरा बेटा, ये होता है हमारे पास 3d। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3d इज इक्वल टू 9। ये 3 जो हो रहा है यहाँ पे d से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ रहा होगा, d इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3। 3 वन जा 3 9। तो फाइनली d की वैल्यू क्या आ रही होगी, 3 आ रही होगी। तो मेरा बेटा हमारे पास d की वैल्यू क्या आ रही होगी, 3 आ रही होगी। इस d की वैल्यू को उठा के वापस मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। हमने पहले क्या करा, a की वैल्यू को बेस में डाल दिया ताकि वहां से d की वैल्यू आ जाए। अब इस d की वैल्यू को वापस a की इक्वेशन में डालूंगा तो क्या आ जाएगी, a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दूंगा, पेपर खत्म हो गया मेरा, तो यहां पे क्या लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग d इज इक्वल टू 3 अगेन इन a इज इक्वल टू 4d। तो भाई d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, d की वैल्यू 3 आई हुई है, इस 3 को ऊपर डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 जार 12। तो इस तरीके से यहां पे a की वैल्यू भी आ गई। क्या आई मेरा बेटा, a की वैल्यू आ गई 12। लास्ट में क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास, a प्लस डी है। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे बेटा हमारे पास, a प्लस डी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12 आ गई, और d की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो लास्ट में रिजल्ट शो कर देंगे भाई, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू a प्लस डी। a किसके बराबर है बेटा, 12 के। d की वैल्यू क्या है, यहां से हमारे पास 3 आई। तो इस केस से जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, 15 आ रही होगी। मेरा बेटा इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करना मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन तो बच्चा बच्चा कर सकता है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मुश्किल है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यकीन मानो दिन में तारे दिखा देता है अगर आपकी बेसिक्स नहीं बनी होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि भाई इस लेक्चर के अंदर आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। चूंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए अपनी तरफ से बहुत डिटेल में जाके आपको समझाने की कोशिश कर चुका हूं। देखो मेरा बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के बाद से कॉन्सेप्ट मुश्किल था। क्या क्वेश्चन है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक ट्राइंगल की बेस दे दी गई, बेस की वैल्यू 9 दी गई है, सही है ना। और आपसे कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है ना वो साइड्स एपी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। किस में एग्जिस्ट करती हैं, एपी के अंदर। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल सी बात करी भाई, चूंकि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की साइड्स एबी में एग्जिस्ट कर रही थी तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है कि भाई साइड्स की वैल्यू जो कि नंबर्स के बराबर होती है, यानी कि 3 नंबर्स दिए हुए एपी के, तो हमने वो तीनों नंबर्स ले लिए। यहां तक का क्वेश्चन तो समझ में आ गया। आगे हाइपोटेन्यूज निकाला था हमने, वो भी समझ लिया हाइपोटेन्यूज क्या होता है। फिर मैंने आपको ट्राइंगल समझाया, ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल में एक चीज बेस होती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली चीज। परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, दोनों के अलावा हमेशा बेस होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या चीज होती है, एक पर्टिकुलर नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 90 डिग्री का ना सिर्फ एंगल एग्जिस्ट करता है बल्कि इस ट्राइंगल के अंदर हमेशा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बड़ी होगी परपेंडिकुलर बेस से। तो भाई अब मेरे पास 3 नंबर्स गिवन थे, तो मैंने देखा भाई तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा। जाहिर सी बात है जनरल नंबर a प्लस डी हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि अगर a भी कोई नंबर है और d भी कोई नंबर है तो जब मैं a में d का इजाफा करूंगा तो वो वाला नंबर ही बड़ा होगा ना मेरे पास। तो हमने a प्लस डी को तभी हाइपोटेन्यूज में ले लिया, a प्लस डी को तभी हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज के अंदर ले लिया, और बाकी की फिर 2 जगह बच गई। अब समझ में नहीं आ रहा परपेंडिकुलर में कौन सा नंबर लूं और बेस में कौन सा नंबर लूं। यार परपेंडिकुलर में a भी आ सकता है, परपेंडिकुलर में a माइनस डी भी आ सकता है, बेस में a भी आ सकता है, बेस में a माइनस डी भी आ सकता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बेस के लिए कोई बात नहीं करता ऐसी लॉजिकल या ऐसी कोई जर्नल। वो कहते हैं कि कोई भी नंबर ले लो परपेंडिकुलर में, वो कहता है कोई भी नंबर ले लो बेस के अंदर, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के लिए कोई खास बात नहीं की जाती कभी भी। किसके अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। आपकी चॉइस है परपेंडिकुलर का भी कोई नंबर ले लो, आपकी चॉइस है बेस का भी कोई नंबर ले लो। तो क्या करेंगे, पहला केस लेंगे हाइपोटेन्यूज, तो दोनों केसेस के अंदर a प्लस डी रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर होता है। और परपेंडिकुलर और बेस के लिए कंडीशन लेंगे। कैसे, पहली दफा परपेंडिकुलर a माइनस डी लिया और बेस a ले लिया, और इसके ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन का आंसर निकाला, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली। अब हो सकता है एग्जामिनर को भाई ये ना चाहिए, हो सकता है कोई बच्चा बोले, हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले कि सर मुझे a माइनस डी परपेंडिकुलर पे नहीं चाहिए, मुझे बेस पे चाहिए, और मुझे a जो है वो परपेंडिकुलर पे चाहिए, यानी कि a जो है मुझे a वाला नंबर मुझे यहां पे लेना है। तो आप अलाउ तो कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। तो तभी हम लोगों ने केस नंबर 2 भी निकाला। इसके दोनों केसेस निकालने की रीजन क्या है कि अगर ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल बच्चा करे, वो क्या बोलेगा, भाई आप a माइनस यहाँ पे क्यों ले रहे हो, कंडीशन बताओ ना, क्या रीजन है a माइनस यहाँ पे लेने का। तभी आप यहाँ पे भी एक बार लोगे और यहाँ पे भी एक बार लोगे। तो केस नंबर 1 के अंदर हमने परपेंडिकुलर के ऊपर
केस नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने परपेंडिकुलर के ऊपर ए माइनस लिया था और बेस के ऊपर ए लिया था और सिंपल तरीके से इसको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली थी और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आई गेस तमाम बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करा क्या नहीं करा। और फिर केस नंबर 2 के ऊपर है। केस नंबर 2 पे सर काम उलट कर दिया। हाइपोटेन्यूज तो वही रहा ए प्लस डी, परपेंडिकुलर के अंदर ए आ जाएगा और बेस में ए माइनस डी आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम दूंगा और सिंपल तरीके से काम वही सिंप्लीफिकेशन है, काम वही मंजन कहानी है, मगर ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी हमारे पास। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसके लिए क्या आ रही थी 15 आ रही थी। इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझ में आ सके। आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इंशाल्लाह। देखो बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आ सके, जितनी डिटेल में समझा सकता उतनी कोशिश करी है। हालांकि इतनी डिटेल में समझाना शायद नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट तो आपके जहन में होने चाहिए थे, बट स्टिल मैंने आपको समझाता गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करा क्या नहीं अप्लाई करा। तो 2 केसेस के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला केस क्या था कि एक बार परपेंडिकुलर के ऊपर ए माइनस डी लोगे, एक बार परपेंडिकुलर के ऊपर ए लोगे, एक बार बेस के ऊपर ए लोगे, एक बार बेस के ऊपर ए माइनस डी लोगे। दोनों दफा ऑब्वियसली वैल्यूज डिफरेंट आ रही होंगी। इस पैटर्न के ऊपर या इस लॉजिक के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा तो बेटा, अब हमारे पास इस लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे कहा जा रहा है द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज 4 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 24, फाइंड द नंबर्स। क्या कह रहे हैं हमसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 4 नंबर्स हैं, उनका सम बराबर है 4 के और उनका स्क्वायर का सम बराबर है 24 के। देखो मेरा बेटा, मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपसे एक बात लाजमी कहते आया, जो कि हमेशा कही और आइंदा भी कहूंगा। क्वेश्चन पढ़ के आपने फौरन सॉल्व नहीं करना, पहले उसको 4 से 5 सेकंड सोचो, एनालाइज करो कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। अब देखो, मुझे साफ पता चल गया एपी का जिक्र आ गया, तो एपी यानी कि सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। पहला काम मैंने चैप्टर स्पेसिफाई कर दिया किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब मुझे ये देखना है किस टॉपिक का है। अब नंबर्स का जिक्र आ रहा है, अभी कंडीशन को मत सोचो, पहले आधा काम करो। देखो, कल को कंडीशन तुम गलत भी लगा दोगे तो कोई मसले की बात नहीं है, कुछ नंबर कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, मगर क्वेश्चन का पैटर्न अगर सही होगा तो बहुत बार एग्जामिनर 2-2.5 नंबर दे देता है। तो आपने पैटर्न सही रखते जाने अपना। अब देखो, क्वेश्चन में पहले मांगा हुआ क्या है उस तक पहुंचते हैं, उसके बाद जो भी कंडीशन होगी उसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखते साथ ही नहीं सोचना है क्वेश्चन सॉल्व भी हो सकता है, नहीं, ये कभी नहीं काम करना। एनालाइज करो, अप्लाई करने की कोशिश करो, जहां तक कर सके अल्लाह मालिक है, आगे फिर देखेंगे। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर्स की बात की जा रही है और हमें वो नंबर्स निकालने हैं। तो भाई नंबर्स की बात आ गई तो मेरे जहन में आ गया कौन सा टॉपिक है ये, नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपीजीपी का। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर्स, तो हम कोई भी 4 नंबर्स एपी की टेबल से निकाल लेंगे। एपी के अंदर मैं आपको 4 नंबर्स और जीपी के 4 नंबर, जीपी और एपी के 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखवा चुका हूं, तो उस टेबल से हम 4 नंबर निकाल लेंगे। कैसे भाई? ऐसे हम लेंगे यहां पे लेट 4 नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, आई गेस अब तक आप लोग याद कर चुके होंगे टेबल, a माइनस 3d इंटू a माइनस का d इंटू a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। दीज आर दी 4 नंबर्स। क्या आ गए बेटा? ये हमारे पास 4 नंबर्स आ गए जो हमें फाइंड करने होंगे लास्ट के अंदर। तो हमने अपने टेबल से एपी के टेबल से जाके 4 नंबर सपोज कर लिए। लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d आर द 4 नंबर्स इन AP are the 4 numbers in AP are the 4 numbers in AP। मेरा बेटा, हम लोगों ने क्या काम करा, किस सीक्वेंस में चल रहे हैं भाई? सिंपल तरीके से मुझसे कहा गया कि आप 4 नंबर्स आपको निकालने हैं। क्या कहा जा रहा है? 4 नंबर्स निकालने, मैंने 4 नंबर्स एपी के सपोज कर लिए। अब आइए पहली कंडीशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है एंड द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज 4। यानी कि पहली कंडीशन क्या दी है उसने कि इन 4 नंबर्स का सम बराबर है किसके? 4 के ही बराबर है, कोई मसले की बात नहीं है। जो पहली कंडीशन गिवन है उसके बारे में लिखेंगे। तो क्या करूंगा यहां पे लिख के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन मुझे क्या कहता है उसको तहरीर करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको देखेंगे। तो मेरा बेटा, मुझसे क्या कहा जा रहा है? द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज 4, यानी कि 4 नंबर्स का सम एपी में बराबर है 4 के। तो 4 नंबर हम सपोज कर चुके हैं। क्वेश्चन में कंडीशन का गिवन है, इनका सम का मतलब क्या होता है? ऐड करवाना। तो भाई जो नंबर सपोज करें इन सबको ऐड करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा? a माइनस 3d प्लस का साइन a माइनस डी प्लस का साइन a प्लस डी प्लस का साइन a प्लस 3d। और किसके बराबर है इन 4 नंबर्स का सम? 4 के बराबर है। किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो बेटा माइनस 3d से प्लस का 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस d से प्लस का d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? a प्लस a प्लस a कितना हो जाएगा? ये 4a हो जाएगा।
और 4a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4 के। तो मेरा बेटा 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल तरीके से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। ये 4 जो a से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा इक्वल टू के दूसरे जाके 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 4 क्या होगा 1। क्लियर है बेटा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, यानी कि पहली कंडीशन को यूज करते हुए हमने a की वैल्यू निकाल ली। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहूंगा, इसकी दूसरी कंडीशन जरा अच्छी है। क्या कह रहे हैं आइए पढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 24। सर क्या मतलब, सर ये क्या बात लिखी है, सर समझ में नहीं आई। क्या आपको समझ में आई? भाई मुझे तो समझ में नहीं, अगर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 24। अच्छा अब देखो, क्वेश्चन ना भी समझ में तो कोशिश तो करो समझने की क्या क्या रहा है। देखो सम का मतलब होता है ऐड करवाना, यानी कि क्या फिर से चारों नंबर्स को ऐड करवाना है? पता नहीं, लिखा हुआ तो यही है भाई, एंड द सम, यानी कि सम करवाना है। तो सम का मतलब क्या होता है ऐड, यानी कि चारों नंबर्स आपस में ऐड होंगे एक बार फिर, मगर कैसे उसने आगे लिखा हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर नंबर के ऊपर स्क्वायर लेके उन्हें आपस में ऐड करवाओ, उसका आंसर 24 के बराबर है। देखो बेटा कंडीशंस को ऐसी आपने हमेशा पिक करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना। देखो पहली कंडीशन क्या थी, सिंपल तरीके से उसने कहा कि 4 नंबर का सम बराबर है 4 के, हमने पहली कंडीशन ले ली 4 नंबर सपोज करके। अब दूसरी कंडीशन के बारे में क्या कहता है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 24, यानी कि सम तो लेना है मगर किसका, उन नंबर्स के स्क्वायर का। तो क्या लिखोगे यहां पे कंडीशन कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखोगे, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 24 है। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी कि जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम बराबर है 24 के। सम ऑफ देयर स्क्वायर, किसका स्क्वायर, मेरा स्क्वायर आपका स्क्वायर, जाहिर सी बात है नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर फिर सम वो बराबर है 24 के। तो कैसे, आइए देखते हैं। पहला नंबर क्या है, a माइनस 3d, तो a माइनस, चलो दूसरे पेन से लिखेंगे, a माइनस 3d का स्क्वायर फिर प्लस करेंगे। दूसरा नंबर क्या था, a माइनस डी, उसका स्क्वायर फिर ऐड करेंगे। फिर a प्लस डी तीसरा नंबर, उसका स्क्वायर फिर ऐड करेंगे। फिर लास्ट नंबर a प्लस 3d उसका स्क्वायर, और यहां पे सारे नंबर सम हो गए और ये बराबर है किसके 24 के। तो भाई ये क्या कंडीशन यूज करिए बेटा, ये कंडीशन वो यूज करिए जो उसने हमें दी हुई थी कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 24, यानी कि जो नंबर्स हैं आप उनको इंडिविजुअली उनको स्क्वायर लो, स्क्वायर लेने के बाद सम करो और उसका आंसर 24 गिवन था। तो इस तरीके से हमने इसको तकमील पे पहुंचा दिया। अब ये काम कर दिया, अब ए के अंदर ए की बेटा वैल्यूज डाल देंगे, ए के अंदर ए की वैल्यूज डाल देंगे ताकि क्वेश्चन जरा सिंपलीफाई हो सके और यहां से भी डी की वैल्यू आ सके सेकंड कंडीशन से। नॉर्मली जो भी नंबर्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा किस पैटर्न के ऊपर कर रहे हैं, आपको नंबर्स निकालने होते हैं, हम उन नंबर्स को सपोज करते हैं, उनके टेबल्स के जरिए, रिस्पेक्टिव टेबल्स के जरिए सपोज करते हैं और देन क्वेश्चन के अंदर में कंडीशन गिवन होती है। उस कंडीशन को यूज करते हुए पहली कंडीशन से ए की वैल्यू ज्यादातर निकालते हैं, दूसरी कंडीशन से डी की वैल्यू ज्यादातर निकालते हैं। क्लियर कर पा रहा हूं बेटा, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर कर पा रहा हूं। क्लियर है भाई, तो हमने दूसरी कंडीशन को यूज कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ए के अंदर ए की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 3d का होल स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर a में 1 आ जाएगा 1 माइनस d का होल स्क्वायर, फिर a में 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस d का होल स्क्वायर, फिर a में 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3d का होल स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद 24। सब मजे में बैठे हुए। अच्छा तो कैसे ओपन करोगे भाई, सिंपल तरीके से ओपन करोगे, इन चारों चीजों के ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इस पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इस पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा और इस पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। भाई इंटर लेवल के ऊपर ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो 1 माइनस 3d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 6d प्लस का 3d का स्क्वायर, क्या होगा मेरा बेटा 9d स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर 1 माइनस डी के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो कैसे हो जाएगा 1 माइनस डी का होल स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस का 2d प्लस का डी स्क्वायर, फिर 1 प्लस डी के स्क्वायर को ओपन करोगे, ये कैसे ओपन होगा मेरा बेटा, ये होगा 1 प्लस 2d प्लस का d स्क्वायर, फिर 1 प्लस 3d स्क्वायर को ओपन करोगे, कैसे करोगे, बाहर होल स्क्वायर आ रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं कर रहा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और लास्ट वाले में भी a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 2 6d प्लस का
9d² और इक्वल टू के बाद 24। सब मजे में बैठे हुए अभी। अच्छा क्लियर है भाई, क्या करा स्टेप के अंदर, सिंपल तरीके से होल स्क्वायर्स को ओपन करा। अच्छा a+3d के ऊपर भी स्क्वायर था, मैं लगाना भूल गया था। अच्छा सिंपल तरीके से आपने स्क्वायर्स को ओपन करा है। आई गेस ये बात आपको क्लियर होती है, इंशाल्लाह क्लियर होती होगी। अच्छा अब देखो माइनस के 6d से प्लस का 6d क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्लियर है भाई, ये माइनस के 2d से प्लस का 2d क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्लियर है भाई, माइनस 6d प्लस का 6d कैंसिल आउट, माइनस 2d प्लस का 2d क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो कितनी बार 1 आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो 1 को आपस में ऐड करवा दो, क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्लियर होती है बेटा मेरी बात, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे कितनी बार d² आ रहा है, प्लस का 9d² प्लस का d² कितना हो जाएगा, 10d²। और फिर उसके अंदर एक बार और d² क्या हो गया, 11d²। और एक बार और d² हो गया तो क्या हो जाएगा, 20d²। क्या हो जाएगा, 20d² प्लस का 20d² और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद है भाई, 24। सर ये क्या काम कर रहा, सर समझ में नहीं आया। हो सकता है आपको जहन में आ रहा हो, सर पता नहीं क्या कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। अरे अल्लाह के बंदो, सिंपल तरीके से प्लस माइनस करा है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्मुलाज ओपन करें भाई। क्या फॉर्मुला होता है, a माइनस 3d का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 3d इंटू 2, फॉर्मुले का जो 2 होता है यानी कि माइनस 2ab वाला, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6d और प्लस का b²। b वाली टर्म क्या है, 3d था, 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9d²। सिंपल तरीके से फॉर्मुलाज को ओपन कर दिया, देन जो चीज कट रही थी उसको काट दिया और जो चीज ऐड हो रही थी उनको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 प्लस 20² इक्वल टू 24। ये पॉजिटिव का 4 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 4। और क्या आ रही होगी आपकी वैल्यू, 20d² इज इक्वल टू 24 माइनस का 4। 20d² इज इक्वल टू 24 माइनस का 4। तो मेरा बेटा आपकी d² की वैल्यू कैसे आएगी, आइए चेक कर लेते हैं भाई। क्या आ गई आपकी यहाँ पे, 20d² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 24 माइनस 4 कितना होता है बेटा, आता है नहीं आता, आई गेस इंशाल्लाह आता होगा। क्या होता है भाई, 20d² किसके बराबर होता है, 24 माइनस का 4 क्या होता है, 20। अच्छा ये 20 जो है मेरा बेटा d² से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय 20 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो d² की वैल्यू भी क्या आ रही होगी भाई, 20 डिवाइडेड बाय 20 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो d² की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1। आपको सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के ऊपर कभी भी स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अंडर रूट लिया जाता है। तो अंडर रूट की प्रॉपर्टी पहले भी 10 दफा समझा चुका हूं कि बेटा एक दफा वैल्यू आती है प्लस में और एक दफा वैल्यू आती है किसके अंदर, माइनस के अंदर। तो यहां से आपकी d की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगा +1 और एक आ जाएगा -1। क्लियर होती है बात या नहीं होती क्लियर, आई गेस इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। सही है बेटा, यहां से आपके पास d की दो वैल्यूज आ जाएंगी और a की भी वैल्यूज आ चुकी है। अब आपको 4 नंबर्स फाइंड करने थे, तो सिंपल तरीके से पहले d की वैल्यू +1 लेंगे और a की वैल्यू 1 लेंगे। पहले 4 नंबर्स निकाल लेंगे, फिर और करके d की वैल्यू -1 लेंगे और दूसरी बार a की वैल्यू भी 1 ही लेंगे क्योंकि a की बार आ रहा है और अगले 4 नंबर्स भी आ जाएंगे हमारे पास। तो इस तरीके से लास्ट में रिजल्ट लिख दिया जाएगा। क्लियर होती है बात, मैं करके बताऊं, चलो कर देता हूं भाई, क्या मसला है। अच्छा हमने डी और ए जब फाइंड कर दिया तो अब सिंपल तरीके से हलवा खाना है। हलवा पका लिया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हलवा पकाया है। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से डी और ए को यूज करते हुए नंबर्स को निकाल देंगे। तो पहली बार क्या लिखेंगे मेरा बेटा, पहली बार लिखेंगे पुटिंग ए की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, ए की वैल्यू है 1 और डी की वैल्यू पहली दफा रखते हैं +1। अच्छा 4 नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास, उनको अगर मैं आपको शो करवा दूं ताकि परेशान ना हो जाओ। क्या 4 नंबर्स थे, एक नंबर है a-3d, दूसरा नंबर है a- का d, फिर है a+ का d, फिर है a+ का 3d। सिंपल तरीके से बड़े मजे के साथ a के अंदर a की वैल्यू, d के अंदर d की वैल्यू और 4 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो a के अंदर जब 1 रखूंगा, अच्छा माइनस का 3 एज इट इज, d के अंदर भी क्या रखूंगा +1, a के अंदर रखूंगा 1 माइनस का साइन, d के अंदर क्या रखूंगा 1। अच्छा फिर क्या रखूंगा, a में 1 रखूंगा प्लस का साइन, d में भी 1 रखूंगा +1। फिर क्या रखूंगा भाई, a में 1 रखूंगा और d में भी क्या रखूंगा 1 रखूंगा। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 3 कितना होता है मेरा बेटा, -2। 1 - 1 क्या होता है 0, 1 + 1 क्या होता है 2 और 1 + 3 क्या होता है 4। तो पहले 4 नंबर्स आपके पास क्या आ रहे होंगे, -2, 0, 2, 4। जब हमने a की वैल्यू रखी 1 और d की वैल्यू क्या रखी +1। अब क्या करेंगे भाई, अब वैल्यूज चेंज करेंगे क्योंकि d के 2 आंसर्स आ रहे थे। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से यहां पे लिख देंगे पुटिंग a is equal to 1 while d is equal to -1। यानी कि a की वैल्यू तो 1 रख रहा हूं मैं, बट d की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, क्योंकि d का दूसरा आंसर क्या था भाई, -1 था। तो अगेन नंबर्स लिखेंगे चारों एक बार, तो क्या हो जाएगा, a- का 3d, a- का d, a+ का d, a+ का 3d। क्लियर है भाई।
सिंपल तरीके से वैल्यूज को पुट करना है। कर सकते हो, करके दिखाऊं? आई गेस कर देता हूं भाई, कोई मसले की बात नहीं होनी चाहिए। ए के अंदर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, माइनस का 3 एज इट इज। यहां पे डी की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 आएगा, कॉमा ए की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 1, माइनस का साइन, डी की वैल्यू क्या है यहां पे मेरा बेटा, माइनस का 1। अच्छा, फिर ए की वैल्यू एज इट इज 1 का 1, प्लस का साइन, डी की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, माइनस का 1। अच्छा, फिर ए की वैल्यू मेरा बेटा 1 का 1 एज इट इज, प्लस का 3, और डी के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3। तो 1 प्लस 3 कितना होता है मेरा बेटा, 4, 1। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, तो 1 माइनस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 0। और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू माइनस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और 1 माइनस 3 कितना होता है मेरा बेटा, आता है नहीं आता, माइनस का 2। तो अगले 4 नंबर्स क्या आ गए, 4 2 0 -2। तो लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड 4 नंबर्स आर -2 0 2 4 और 4 2 0 -2। यहां पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई गेस ये दोनों क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, हाशिम साइनिंग ऑफ।